हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल इंफॉर्मेशन एंड जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज वुंड अप, दैट इज डिसॉल्व्ड। मतलब यह है कि फर्म अपना पूरा बिजनेस ही क्लोज कर दे रही है, सारे पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ चुके हैं और अब फर्म का बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक relationship among the partners end. It differs from dissolution of partnership, which means reconstitution of partnership but the firm continues. और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तो फर्म का पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाता है, मतलब फर्म का बिजनेस खत्म कर दिया जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनर्स छोड़ देते हैं या पार्टनर्स ज्वाइन करते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, लेकिन फर्म का बिजनेस चलता रहता है। इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है फर्म का बिजनेस ही क्लोज कर दिया जाता है, जिसमें ना कोई पार्टनर रहता है और ना कोई फर्म का काम रहता है, सारा बिजनेस वगैरह सब खत्म कर दिया जाता है। According to Section 39 of the Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया सारे के सारे पार्टनर्स का, तो वो फर्म के हिस्सेदार नहीं रहे और साझेदार नहीं रहे और फर्म का बिजनेस भी खत्म हो गया। In dissolution of firm, assets of the firm are realized and outside liabilities and loans by partners or partner. In dissolution of a firm, assets of the firm are realized and outside liabilities and loan by partner or partners are paid. Balance, if any, is paid to the partners in settlement of their capital accounts, including loan to partner or partners. If there is shortfall in meeting outside liabilities, it is met by the partners from their personal assets. So, किया क्या जाना है हमें? ये किया जाना है कि सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइज़ करेंगे। रियलाइज़ का मतलब ये है कि हम उसे एसेट्स को बेचना है और वो जो पैसा रिसीव होगा उससे हमें सारे लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना है, लेकिन हमको पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना है। फाइन, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, एटसेट्रा, इस तरीके के आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करना है। एसेट्स को बेचते जाना है और लाइबिलिटीज़ को पे करना है। उसके बाद भी अगर रकम बचती है तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो रकम बचती है उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पे किया जाएगा। ये सीक्वेंस हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सीक्वेंस ये है कि पहले हमें आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करना है, फिर पार्टनर्स के लोन को पे करना है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। उसके बाद अगर रकम बचती है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का पैसा उनको वापस दिया जाएगा। लेकिन अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए भी पैसा फर्म के पास नहीं बचता है, मतलब एसेट्स से इतना पैसा रियलाइज नहीं होता है कि हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट कर सकें, तो पार्टनर्स के निजी संपत्ति को बेच करके आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया जाता है। फाइन, सो ये है इसका मॉडल। और लेट अस टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। वो कौन सी दशाएं हैं या वो कौन से कारण हैं जिनके कारण एक पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता है। फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब सारे के सारे पार्टनर्स रेडी हों कि हमें फर्म का बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए तो वो क्लोज किया जा सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके कारण आपने एक बार फर्म चालू किया है तो आपको अनंत काल के लिए उस फर्म को जारी रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पार्टनर सहमत है बिजनेस क्लोज करने के लिए, आप बिजनेस क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। अब अगर दिवालियापन की हालत में फर्म आ गया है तो उसको भी बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए, ये कंपलसरी है।
अगर एक भी पार्टनर दिवालिया हो जाता है या सारे पार्टनर्स दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म को कंपल्सरीली क्लोज कर दिया जाता है। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, और कई बार ऐसा होता है कि जिस समय फर्म की स्थापना की गई है उस समय वो बिजनेस लीगल था, लेकिन आगे चल के वो बिजनेस इलीगल हो गया, तो ऐसी दशा में उस फर्म को या उस फर्म के बिजनेस को हमें कंपल्सरीली क्लोज कर देना चाहिए। मान लीजिए फर्म शराब बेचने के बिजनेस में थी और अब सरकार ने उसे उस स्टेट में या उस जगह पर बैन कर दिया है, तो अब शराब नहीं बेची जा सकती। एज ए रिजल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड है बाय नोटिस। इन केस पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। सो जब ऐसे फर्म की स्थापना होती है जो पार्टनरशिप एट विल है, विल मतलब होता है मर्जी, आपकी मर्जी नहीं है बिजनेस को कंटिन्यू करने की और पार्टनरशिप एट विल है, तो हम क्या करेंगे कि नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। वो क्या इवेंट है, वो क्या घटना है जिसके होने के कारण फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ये है ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो वो काल अवधि, वो समय जिस समय के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाया था वो पूरी हो चुकी है, तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, अब ये कोई काम करने का हमने ठेका लिया था, जैसे ब्रिज बनाने का, रोड बनाने का या किसी इवेंट को कंडक्ट कराने का, और वो काम पूरा हो चुका है, तो ऐसे में भी पर्पस जो है फर्म का वो कंप्लीट हो चुका है, तो फर्म डिसॉल्व किया जाएगा। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द फर्म। अगर किसी एक भी पार्टनर की मृत्यु हो गई है और फर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टनर के मृत्यु होने के कारण फर्म का बिजनेस क्लोज कर दिया जाएगा, तो बिजनेस को क्लोज करना होगा। देन ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। अब कोर्ट के माध्यम से किसी भी पार्टनर का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना भी वो दशा है जिसके कारण फर्म को क्लोज कर दिया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सो कोर्ट के हस्तक्षेप से भी फर्म का बिजनेस क्लोज किया जा सकता है, जैसे कि अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो अब किसी भी तरीके का फाइनेंशियल या पर्सनल डिसीजन लेने की हालत में नहीं है, मतलब उसका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, तो ऐसे में फर्म को डिसॉल्व करने का निर्देश कोर्ट दे सकता है। फिर अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। सो अब अगर दिमाग ठीक भी है तो भी अगर वो इनकेपेबल है फिजिकली, कोई भी पार्टनर अगर इनकेपेबल हो जाता है फिजिकली या मेंटली, तो भी फर्म ऑर्डर दे सकती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जा सके। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब किसी पार्टनर का किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट यानी दुर्व्यवहार विच इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, जिसके कारण फर्म का बिजनेस को बहुत नुकसान होता है, ऐसी दशा में भी फर्म को डिसॉल्व करने का निर्देश कोर्ट से मिल सकता है। देन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय पार्टनर और पार्टनर्स। सो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है जिसमें हमने मतलब अनुबंध किया हुआ है सारे पार्टनर्स के साथ कि पार्टनरों का यह आचरण रहेगा और उस आचरण का पालन पार्टनर या कोई या पार्टनर्स नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में भी कोर्ट डिसॉल्व करने का निर्देश देती है। कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, और अन्य किसी कारण के कारण फर्म को डिसॉल्व करने का निर्देश कोर्ट दे सकती है, अगर कोर्ट यह मानती है कि इस फर्म का काम को बंद कर देना चाहिए, तो फर्म का काम बंद कर दिया जाएगा। द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, और भी एक कारण है जिसके कारण कोर्ट फर्म के काम को बिजनेस को बंद करने का निर्देश देती है, वो है लॉस। फर्म अगर लगातार लॉस की स्थिति में चल रहा है और प्रॉफिट होने की कोई संभावना नहीं है, तो कोर्ट चिंतन करने के बाद फर्म के काम को बंद करने का आदेश दे सकती है। सो
This is a part of our syllabus and it is very important to understand, and it is a little bit different than admission, retirement and death of a partner. जैसे कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म होता है उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? लेट अस सी दिस नाउ। सो ये है रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हम सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, सारे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देंगे। कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज़? वो जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में ही लिस्ट रहता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, और सारे एसेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं तो उन्हें हमें क्रेडिट करके क्लोज करना है, और सारे लाइबिलिटीज़ जो हैं क्रेडिट बैलेंस होते हैं उन्हें हमें डेबिट करके क्लोज करना है। अब देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट है और यहाँ देखिए डेबिट के साइड हमने सारे एसेट्स को लिखा है अदर देन कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एनी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि डेबिट बैलेंस होते हैं उसे हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, लेकिन सारे के सारे एसेट्स को हम नेम बाय नेम, अकाउंट बाय अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम ये सब लिखे हैं, मतलब ये सारे अकाउंट्स क्या हुए हैं? क्रेडिट हो गए हैं। उसी तरीके से सारी लाइबिलिटीज़ को हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट के, अदर देन कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं, ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन बाकी के जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उसे हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, और रिलेटेड प्रोविजंस एंड रिजर्व्स को भी हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये किसी न किसी एसेट से रिलेटेड है, इसलिए इस तरीके के रिजर्व और प्रोविजन को भी हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन बाकी के जो रिजर्व्स हैं जो प्रॉफिट को काट करके बनाए गए हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसे हम यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। फाइन। अच्छा, अब ट्रांसफ़र करने के बाद करना क्या है? हमें एसेट्स को बेचना है, सारे एसेट्स को बेचिए और सारे लाइबिलिटीज़ को पेमेंट कीजिए। तो एसेट्स को कैसे बेचा जाएगा? एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र तो डेबिट में किया, लेकिन एसेट्स को हम क्रेडिट साइड से बेचेंगे। बाय बैंक जो भी एसेट्स जितने में बिक रहा है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसका पेमेंट जो है वो डेबिट की तरफ से होगा। जो पैसा आएगा उसको हम लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने में लगाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कोई पार्टनर ले जाए, फाइन, वो उसे एक्सेप्ट कर ले, कहे कि हम इसका पेमेंट कर देंगे या ये एसेट हमको दे दीजिए, तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल, कोई एसेट्स को ले जाता है पार्टनर तो उसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड से ट्रांसफ़र करेंगे। उसी तरीके से कोई लाइबिलिटी को अगर पार्टनर ले जाता है तो उसे हम डेबिट के तरफ से ट्रांसफ़र करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। सो बेचा जाना और पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना लाइबिलिटीज़ का डेबिट साइड से होगा। फाइन। एसेट्स लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना और पार्टनर्स का के द्वारा लाइबिलिटी को ले जाना दोनों डेबिट साइड से होगा, और एसेट्स का बेचा जाना और किसी भी एसेट्स का पार्टनर के द्वारा ले जाना भी क्रेडिट के तरफ से होगा। फाइन। अब इन दोनों में डिफरेंस, हम इसको बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो या तो डेबिट के तरफ बैलेंस आएगा और या क्रेडिट के तरफ आएगा। अगर डेबिट के तरफ आएगा तो उसे हम कहेंगे गेन ऑन रियलाइजेशन, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट के साइड आया है तो उसे हम कहेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये दोनों में से कोई एक स्थिति ही आ सकती है, और रेयर केस ऐसा होगा जिसमें कि ना डेबिट बैलेंस निकलेगा ना क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। तो ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइन। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट ही इस चैप्टर का मेन डॉक्यूमेंट है जो हमें यहाँ बनाना सीखना है। फाइन। सो इससे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री होगा वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज में जर्नल एंट्रीज ही पहले समझाया गया है। तो आप यहाँ पर समझिए कि जर्नल एंट्रीज क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एसेट्स, मतलब हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र किया। उसी तरीके से सारे लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हमने सारे लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया। अब कोई भी एसेट अगर बेचा जाएगा तो क्रेडिट साइड से तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरीके से किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो एंट्री होगी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज को जब हम रियलाइज करेंगे तो उनके पर्सनल नाम से नहीं करेंगे। किस नाम से करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से करेंगे। बस ट्रांसफर की एंट्री के समय हमें उन इंडिविजुअल अकाउंट्स को लिखना है, वो भी एसेट्स को क्रेडिट में और लाइबिलिटीज को डेबिट में। और बाकी का बेचा जाना या लाइबिलिटी का पेमेंट होना, उसके लिए हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट का ही यूज करना है। अगर पार्टनर्स ले जाते हैं, है ना, मान लीजिए किसी एसेट को कोई पार्टनर ले गया तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर कोई लाइबिलिटी को कोई पार्टनर ले गया है तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक। अगर गेन हो गया तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एक ही रेशियो है यहाँ तो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर लॉस हो गया तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। फाइन। ये इतना ही है, लेकिन इसे और भी अच्छे तरीके से समझा जाना है हमें। तो हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखिए और एक्सप्लेनेशन को समझिए, सुनिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें और किसी भी तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, और आपका स्कोर भी अकाउंट्स का एग्जाम में बहुत अच्छा होगा। टीएस गेरेवाल एक लाजवाब टेक्स्ट बुक है। अगर आप इस टेक्स्ट बुक के सारे इलस्ट्रेशंस और अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज पार्ट। देखिए, इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में जो कॉन्सेप्ट था उससे थोड़ा अलग है, तो हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और रियलाइजेशन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझना होगा, तब जा करके आप जर्नल एंट्रीज वगैरह कर पाएंगे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू पासिंग द जर्नल एंट्रीज फॉर वेरियस situations as directed in the question. Fine. Question number 1. Land and building book value rupees 1,60,000 sold for rupees 3 lakh through a broker who charged 2% commission on the deal. Journalize the transaction at the time of dissolution of the firm. So एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका बैलेंस शीट में वैल्यू 1,60,000 है, उसे फर्म ने 3 लाख रुपीज में बेच दिया, लेकिन इस बेचने के कारण उन्हें 2% कमीशन भी देना पड़ा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? लेट अस सी दिस। सो जर्नल एंट्री में हमें पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में 1,60,000 का दिखा रहा है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। सो लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है और ये डेबिट बैलेंस शो करता है, तो उसे हमें क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना होगा। और डेबिट क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। So realization account will be debited to land and building. और बुक्स में वो कितने का है? रुपीज 1,60,000 का। Being asset transferred to realization account. अब इस लैंड एंड बिल्डिंग को फर्म रियलाइज कर रही है, मतलब इसे बेच रही है। बेचने से इसे अमाउंट मिलेगा। सो उसके लिए बैंक या कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे। हम यहाँ बैंक अकाउंट लिख रहे हैं। 2, अब हमें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, क्रेडिट नहीं करना है, सॉरी, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी क्रेडिट होके क्लोज हो गया है। जो डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट होके क्लोज हो गया। तो अब अभी आपको यहाँ क्या लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट। सो कोई भी एसेट या लाइबिलिटी जब भी रियलाइज होगा तो उसके लिए बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट या क्रेडिट होगा। फाइन। एसेट या लाइबिलिटी का नाम कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा जब हम उसे रियलाइज कर रहे हैं। और ये रियलाइज हम कितने में कर रहे हैं? 3 लाख रुपीज में कर रहे हैं, लेकिन हमको 2% कमीशन देना है। तो 2% कमीशन 3 लाख का होगा 6,000। सो 6,000 हम लेस कर देंगे, क्योंकि जब कभी भी अमाउंट मिलेगा कमीशन कटा हुआ मिलेगा।
आपको कभी भी 3 लाख रुपीज़ नहीं मिलेगा और उसके बाद आप कमीशन पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जितना भी अमाउंट रियलाइज होगा उसका परसेंटेज कमीशन कटने के बाद ही आपके हाथ में पैसा आएगा। सो वो होगा 2,94,000 being asset realized after commission. So this will be the journal entry. Now let us see question number 2A. Pass the journal entry when an unrecorded liability of rupees 15,000 is settled at rupees 10,000 and paid by X, a partner, on the dissolution of a firm. Fine. So let us see the explanation and related journal entry. सो 2 का ए, यहाँ कंडीशन ये है कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 15,000 रुपीज़ की। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब है कि वो बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं है, लेकिन फर्म ने उसे एक्सेप्ट किया है। 15,000 रुपीज़ फर्म को देना ही पड़ेगा और फर्म उसे देता भी है। लेकिन फर्म कैसे दे रहा है? एक्स के माध्यम से दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि सेटल्ड एट रुपीज़ 10,000 एंड पेड बाई एक्स। तो कैश किसके पास से गया? एक्स के पर्सनल अकाउंट से गया, फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं गया है। लेकिन फर्म एक्स को ये पैसा वापस कर देगी, है ना। लाइबिलिटी किसकी है? फर्म की है। और पेमेंट किसने किया है? किसी भी पार्टनर ने, यहाँ पार्टनर एक्स ने अपने पर्सनल अकाउंट से किया है। तो फर्म उसे रिएम्बर्स करेगी, मतलब वो जो पैसा फर्म के लिए पार्टनर एक्स ने खर्च किया है, उस खर्च के पैसे को फर्म एक्स को वापस देगी। तो कैसे देगी? रियलाइजेशन अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और कितना? 15,000 रुपीज़ का लाइबिलिटी है, लेकिन सेटलमेंट हुआ है 10,000 में। तो 10,000 रुपीज़ से टू एक्स कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 10,000, क्योंकि फर्म का बैंक अकाउंट से तो पैसा गया ही नहीं है, इसलिए यहाँ हम टू बैंक नहीं लिख सकते। किसको लिख रहे हैं हम? एक्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फर्म एक्स को 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रही है उसके कैपिटल अकाउंट में। बीइंग लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। तभी तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया जा रहा है, मतलब में अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक्स ने ये लाइबिलिटी का पेमेंट किया है और ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं कर रहे हैं, सीधा पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्रांसफ़र की एंट्री भी किया था, उसके बाद एसेट को रियलाइज़ किया था। यहाँ पर हमें लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, सीधा पेमेंट करना है, क्योंकि ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, pass a journal entry if a machine having book value of rupees 15,000 is given to Rakesh, a creditor of rupees 22,000 for rupees 12,000 towards part payment of his dues. Now इस क्वेश्चन में क्या विशेष बात है कि मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 15,000, मतलब ये बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है ना। ये मशीन रिकॉर्डेड है और ये क्रेडिटर भी रिकॉर्डेड है, दोनों ही बैलेंस शीट में है और इन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन पेमेंट क्या हो रहा है? मशीन जिसकी बुक वैल्यू 15,000 की है उसे 12,000 रुपीज़ में एक क्रेडिटर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पार्ट पेमेंट, और वो क्रेडिटर है 22,000 का। 22,000 के क्रेडिटर को हम 12,000 रुपीज़ की मशीन दे रहे हैं, तो बाकी का जो 10,000 है वो तो कैश में देना पड़ेगा, है ना। वो हमें कैश में देना पड़ेगा। तो लेट अस सी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। सो हमें क्रेडिटर को अमाउंट पेमेंट करने की जर्नल एंट्री करना है,
लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा कि हमने जो रिकॉर्डेड मशीन और क्रेडिटर हैं उन्हें हमें रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करना है। तो ये ऑलरेडी समझा जा चुका है या लिया गया है कि हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हम पहले ट्रांसफ़र की एंट्री देख लेते हैं सो दैट द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्ट कम्स इजी टू यू। फाइन, मशीन को ट्रांसफ़र करते हैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट में। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, और मशीन है 15,000 रुपीज़ की। क्योंकि बुक वैल्यू 15,000 है तो 15,000 रुपीज़ में ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी मशीन, बीइंग मशीन ट्रांसफर्ड। अब रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी हैं तो क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस है, उन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट करके। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और क्रेडिटर है 22,000 का। दोनों के दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। अब देखिए, मशीन भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है और क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। अब हम इन्हें रियलाइज़ करेंगे। तो मशीन का 15,000 की मशीन को 12,000 रुपीज़ माना गया है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बुक वैल्यू में ही एसेट्स रियलाइज़ हो। यहाँ मशीन 15,000 की है लेकिन ये 12,000 रुपीज़ में रियलाइज़ की गई, मतलब इसका वैल्यू 12,000 रुपीज़ हम मान रहे हैं। और ये कौन मान रहा है? क्रेडिटर्स उसको लेने के लिए तैयार हैं, है ना। इस मशीन को क्रेडिटर लेने के लिए तैयार है लेकिन 12,000 रुपीज़ में लेने को तैयार है एज पार्ट पेमेंट, नॉट एज फुल पेमेंट। मतलब 22,000 के लिए 12,000 ले रहे हैं ऐसा नहीं है, 12,000 क्रेडिटर्स के लिए 12,000 की मशीन ले रहे हैं, ये है ना। तो क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र ही हैं तो 12,000 की मशीन को 12,000 का क्रेडिटर के अगेंस्ट हम सेटल कर रहे हैं तो इसकी और कोई जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। तो ये यहीं एडजस्ट हो गया। 12,000 रुपीज़ की मशीन और 12,000 रुपीज़ का क्रेडिटर आपस में सेटल हो गए। लेकिन बाकी के जो क्रेडिटर हैं, 10,000 रुपीज़ के जो क्रेडिटर बचे उसे हमें कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसकी जर्नल एंट्री हमें करना पड़ेगा। फाइन, तो उसके लिए लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। 22,000 रुपीज़ का था, उसमें से 12,000 रुपीज़ की मशीनरी एक्सेप्ट कर लिया क्रेडिटर ने, तो बचा 10,000 जिसका पेमेंट फर्म नकद कर रही है। बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। सो ये एक अच्छी बात है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना ही चाहिए। जब कोई भी एसेट या और लाइबिलिटी दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर्ड हैं और वो आपस में सेटल हो रहे हैं, मतलब कोई एसेट को कोई लाइबिलिटी ले रहा है तो ट्रांसफ़र होने के बाद उसकी कोई विशेष एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री उसकी की जानी है जो डिफरेंस अमाउंट जो बच गया है उसकी एंट्री हमें करना है। और जब कभी भी हम लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करें तो उसके लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ही होगा, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट के बदले आपको क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो क्रेडिटर को ऑलरेडी डेबिट करके क्लोज कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस जर्नल एंट्री पास करने के लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर से आते हैं। और अगर आप सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इस तरीके के जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए ज़रूर मिलेगा। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, 2 बार वीडियो को देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आ जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आता है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन।
और हाँ, बाकी के जो आने वाले वीडियोस हैं उनको भी आप पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता, और अगर मैं ऐसा प्रयास भी करता हूँ तो दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर यू। मेरी सारी वीडियो एकदम सटीक और टू द पॉइंट होती है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं होती है। तो इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो आपके लिए है, आप उसे सुनिए और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। अपने दोस्तों को भी इस चैनल को रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी आराम से अच्छे से पढ़ सके। एंड इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो टेल मी द सिटी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं। Please like, subscribe and share this channel. Thank you so much for watching this video.